तो सेल सेल क्या होता है हमारा? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, मतलब जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जीवन का या लाइफ का सबसे छोटा जो एक पार्ट होता है वो सेल होता है। ठीक है, वैसे तो सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, पर एटम को अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि एटम जो परमाणु वो रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में चला जाएगा। अभी बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो सबसे छोटी यूनिट इकाई है वो कौन सी है? हमारी सेल। ठीक है, अब सेल जो है हमारी, सेल दो तरह की होती है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल दो तरह की है, कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? कल बताया था मैंने। ठीक है, एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और एक कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक ही बोलेंगे। ठीक है भाई, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही है। प्रोकैरियोटिक का मतलब है एक अनडेवलप्ड सेल, मतलब या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, जो कि कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। ठीक है, उस कोशिका में सारे कोशिकांग पाए नहीं जाते हैं। सेल ऑर्गन जो होते हैं सेल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होती है। एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि उसको, वो भी प्रॉपर जो है बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो एक अविकसित कोशिका, क्या बोल सकते हैं हम इसे? अविकसित है, मतलब कि ये डेवलप अभी नहीं हुई है, उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब ऐसी सेल जो कि डेवलप हो चुकी है, जिसमें प्रॉपर सारे सेल ऑर्गन हैं जो आज की मॉडर्न सेल में होते हैं। ठीक है, उसका मतलब होगा यूकैरियोटिक, मतलब एक पूर्ण रूप से विकसित कोशिका को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ये हो गई प्रोकैरियोटिक, ये हो गई यूकैरियोटिक। इतनी बात क्लियर है सबको? अब हमको जो पढ़ना है वो सेल कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का मैं स्ट्रक्चर फटाफट से आपको बता देता हूँ एक बार। यूकैरियोटिक सेल में देखो क्या होता है, सबसे ऊपर तो जो है सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। सबसे ऊपर जो है हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि दो परतों वाली होती है। आपको दिख रहा होगा, एक इंटरनल लेयर और एक आउटर लेयर है, मतलब कि एक आंतरिक सतह और एक बाहरी सतह, दो तरह की ये परतों से मिलकर के कोशिका बनी होती है। ठीक, अब आगे देखोगे तो ये किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है भाई? प्रोटीन से बनती है और लिपिड से बनती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। कोई भी सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, है ना, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका, दोनों किससे मिलकर बनती है? सेम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। उनमें केवल एक ही डिफरेंस होता है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद सेल के अंदर जो है एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल भरा होता है। तरल से ज़्यादा हम इसको कह सकते हैं कि सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, सेमी सॉलिड का मतलब कि अर्ध ठोस। ठीक है, एक जेली जैसी संरचना। इसका क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या है? सबसे पहले इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है इसको? कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्लियर? किससे बना होता है कोशिका द्रव्य? ये बना होता है प्रोटीन से। प्रोटीन होता है इसके अंदर, वाटर होता है इसके अंदर, लिपिड होता है इसके अंदर, और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटीन, जल, लिपिड और कुछ अन्य पदार्थ। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? पानी। 85% क्या होता है? वाटर। प्रोटीन का अमाउंट जो है ये 12% के आसपास होता है। ठीक है, 8 से 10 या 12%। ठीक, फिर लिपिड जो है ये 2 से 4% के आसपास होता है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, फाइबर्स हो गए, है ना, कुछ अदर जो न्यूट्रिशंस है, जैसे आपके मैक्रो या माइक्रो इंग्रेडिएंट, मतलब कि सूक्ष्म या बृहद तत्व होते हैं। कई प्रकार की चीज़ें होती कोशिका के अंदर, तो हम बोल सकते हैं अन्य पदार्थ। मेन पदार्थ उसके कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, जल है और लिपिड है। क्लियर इतनी बात? ठीक, आगे चलो, तो कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है, बीचों बीच सेंटर में, उसको क्या बोला जाता है? केंद्रक। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये लिख दिया मैंने, न्यूक्लियस, और हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, ये केंद्र में होता है, कोशिका के कार्यों का संचालन करता है, मतलब कि सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को ये जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय का। इस केंद्रक की भी अगर आप झिल्ली को देखोगे, इसकी मेम्ब्रेन को देखोगे, तो वो भी कैसी होती है भाई? डबल लेयर होती है। ठीक है, वो भी डबल लेयर, मतलब कि दो परतों वाली होती है। ठीक, इस तरीके से।
और डबल लेयर है ये भी किससे बना हुआ है, ऑब्वियसली ये भी बना हुआ है आपके प्रोटीन और लिपिड से। किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से। ठीक, यहां पर देखोगे तो इसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। ठीक है, ये हो गया मेरा डीएनए। डीएनए को फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मतलब कि डीऑक्सी राइबो नाभिकीय अम्ल। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, नाभिकीय अम्ल। और इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए का मतलब राइबो हो जाएगा, है ना, ये भी एक नाभिकीय अम्ल है। ये दोनों जो है आरएनए और डीएनए, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि अनुवांशिक पदार्थ है जो हमारे जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाते हैं, उसको कैरी करते हैं। मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर आते हैं, चाहे वो हमारे फिजिकल हो, आंखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, स्किन का रंग, जो भी है, ये सारी चीज़ें कौन लेकर इधर उधर से जाता है, ये डीएनए लेकर जाता है। ठीक है, और इसी वजह से जो है हमारे अंदर जो है हेरिडिटी होती है। और एक तरीके का हम कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य बना हुआ है अभी तक, है ना, वो किसी दूसरी स्पीसीज में चेंज नहीं हुआ है, वो किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक इस तरीके से एक कुंडलित संरचना होती है। इस कुंडलित संरचना फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ईआर। ठीक है, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, हिंदी में भी इसका यही नाम है। इसका काम क्या है, इट्स अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक सेतु के समान संरचना होती है। सेतु मतलब पुल, जो न्यूक्लियस से सब्सटेंस को इधर अलाउ करता है या इधर से इधर अलाउ करता है। ठीक है, दोनों तरफ ये काम करता है, ये ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक, अब ये जो ईआर है ये भी दो तरह के हैं, एक है रफ ईआर और एक है आपका स्मूथ ईआर। ठीक है, मतलब एक जो है खुरदुरा ईआर। खुरदुरा का मतलब कि इसके ऊपर इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, ये देखो ये डॉटेड है, जैसे कि इसको पिंपल्स आ गए हों, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका क्या मतलब, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम वो ऑर्गन है सेल का जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आंसर क्या होगा, राइबोसोम करता है। ठीक, इसकी डिटेलिंग में हमको जाने की जरूरत नहीं है, केवल हमको तो ये जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन हमको याद होनी चाहिए बस। ठीक, ये हो गया राइबोसोम। जो स्मूथ ईआर है उसके ऊपर राइबोसोम अवेलेबल नहीं होगा, केवल वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, मतलब कि आवागमन का काम करेगा, पदार्थों को इधर से उधर लेकर जाएगा। इसके बाद इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया ले सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, सेल का पावर हाउस है, सबको पता है ना। पावर हाउस का मतलब कि इसमें जो एनर्जी है वो स्टोर रहती है या वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये सेल ऑर्गन के जितने नेमिंग है ये तो हमको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगी, है ना। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है भाई, एटीपी और एडीपी के फॉर्म में, एटीपी और एडीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक लिख देता हूं, चलो मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस फॉर्म में एनर्जी जो है यहाँ पर स्टोर होती है, चूंकि एक केमिकल फॉर्म है, मतलब रासायनिक रूप से ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर संचित रहती है। ये पावर हाउस है, जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये सप्लाई करता है, ये प्रोवाइड करता है। ठीक, इसके बाद एक होता है इसमें लाइसोसोम, वो भी हमको याद रखना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, लाइसोसोम जो है हार्मफुल सब्सटेंस को किल करता है या हार्मफुल सब्सटेंस को जो है ये खा जाता है, अपने डाइजेशन कर लेता है या डाइजेस्ट कर लेता है। सेल चूंकि एक सेल जो है उसके अंदर कई तरह की बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी, क्रेब्स साइकिल होगा, है ना, ग्लाइकोलिसिस होगा, बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं पढ़ना है पर होती है। तो सेल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मतलब कि वेस्ट मटेरियल भी बनेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, तो वैसे यहाँ पर भी बनता है। उस वेस्ट मटेरियल को जो है ज़्यादातर तो जो सेल है वो बाहर की तरफ जो है सेल मेम्ब्रेन से कर देती है, बट जो बच जाता है उसको जो लाइसोसोम में जो ऑर्गन है वो क्या कर देता है, किल कर देता है।
या कोई बैक्टीरिया वायरस बाहर से आ गया जो सेल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको भी ये किल कर देता है। ठीक, इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसको क्या कर देता है? मार देता है। ठीक, इतनी बात हो गई। इसके अलावा इसमें गोल्गी एपरेटस होता है, फाइबर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिनसे सेल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हमारे काम की इतनी चीज़ें भी अगर आपको याद है सेल के अंदर तो इतना आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि सेल हाँ, सेल की सबसे पहले जो खोज है वो किसने की थी भाई? सेल को, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लिख लो नाम, रॉबर्ट हुक। ठीक है, इसने क्या किया था? सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, बट कंडीशन क्या थी? कि नॉन लिविंग सेल था वो। कौन सा सेल था? नॉन लिविंग। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था? देखो जरा, अजीवित कोशिका को इसने सबसे पहले खोजा था। कैसे? एक कॉर्क की पतली सी स्लाइस पर उन्होंने इस तरीके से सेल को जो है ऑब्जर्व किया था। देखो, ये बेंजीन की रिंग जैसे स्ट्रक्चर हमको कई सारे बनाने हैं। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना। अब देखो जरा, उन्होंने क्या किया? कॉर्क का एक पतला स्लाइस लिया, है ना, जैसे कॉर्क का मतलब एक तरह की लकड़ी। उस लकड़ी को बहुत पतला काटा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसकी स्टडी करना शुरू की। तो उसमें उनको क्या दिखाई दिया? कि उनको दिखाई दिया मधुमक्खी के छत्ते के समान उसकी संरचना थी। छोटे छोटे उसमें सेल थे। ठीक है, जैसे कि सेल का एक मतलब छोटा कमरा भी होता है ना? सेल का एक मतलब क्या होता है? छोटा कमरा। तो ये छोटे छोटे कमरे यहाँ पर उनको दिखाई दिए और उसको उन्होंने क्या प्रोनाउंस कर दिया? संज्ञा दे दी कि ये कोशिका है, सेल है। बात समझ में आ गई? बट ये सेल कैसी है? नॉन लिविंग है, ये अजीवित है। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ये लिख दिया मैंने, ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है भाई, ये नाम भी हमको दोनों याद रखना है। तो अगर लिविंग की बात आए तो ल्यूवेनहॉक, नॉन लिविंग की बात आए तो रॉबर्ट हुक। ठीक, फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका लिखो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसका डायमीटर क्या होता है? 6 इंच, 6 इंच का होता है वो डायमीटर, मतलब उसका व्यास। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है और उसका जो व्यास है वो कितना होता है? 6 इंच का, लगभग आधे फीट का। फिर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कौन सी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, और ये 10 नैनोमीटर की होती है। तो कोशिका के बारे में हमको बस इतनी जानकारी रखना है कि जितनी भी मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टिश्यू। टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए तो अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या है? ऊतक। चलो टिश्यू शुरू करते हैं। टिश्यू, ठीक है, टिश्यू को हिंदी में कहा जाता है ऊतक। अब ऊतक क्या होता है? ठीक है, तो ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, या बंच ऑफ सेल भी हम कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल या बंच ऑफ सेल या कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहा जाता है। ठीक है, पर इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वे जो सेल्स आप ले रहे हो उसके अंदर, ठीक है, जिसको आप टिश्यू कह रहे हो, वो सब कैसी होनी चाहिए? वो सब 3 कंडीशन, मतलब कि ओरिजिन। पहली क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। ठीक, फिर दूसरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, ठीक है, और फंक्शन। फंक्शन का मतलब कार्य। मतलब कि ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो टिश्यू है उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो सभी ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर के व्यू से और फंक्शन के व्यू से सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। मतलब उन कोशिकाओं का कार्य एक जैसा होना चाहिए,
उनकी संरचना एक जैसी होनी चाहिए और उनकी उत्पत्ति भी एक ही जगह से होनी। अब उत्पत्ति में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा जैसे जब एम्ब्रियो आता है ना, एम्ब्रियो जब बनता है, भ्रूण जब बनता है, तो उसमें 3 लेवल होते हैं, है ना। उनमें से कुछ जो ऑर्गन है वो अलग अलग लेवल से जनरेट होते हैं। मतलब कि जैसे हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, तो वो लेवल जो बायोलॉजी में हम जब डीप में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें होती है। तो वो हमको अभी उतना नहीं पढ़ना है, हमको इतना याद रखना है कि ये जितनी भी कोशिकाएं, उनकी जो उत्पत्ति है वो भी एक ही स्तर से होती है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि एक समान उनका ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली स्ट्रक्चर और फंक्शन, कार्य, संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। ये हम परिभाषा इसकी बता सकते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब देखो ये हो गया टिश्यू। अब टिश्यू 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। टिश्यू को अगर मैं क्लासीफाई करूं, इनका वर्गीकरण करूं, तो 2 प्रकार के हैं। पहला है एनिमल। पहला कौन सा है? एनिमल, मतलब कि जंतु, ठीक है। और दूसरा है प्लांट, मतलब कि पादप। ये 2 तरीके के ऊतक होते हैं, एक है एनिमल और दूसरा है प्लांट। अब अभी जो हम पढ़ने वाले वो कौन सा है? एनिमल, ठीक है। चलो अब एनिमल टिश्यू को पढ़ने वाले हैं अभी हम। अभी पादप को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है, जंतु ऊतक, परिभाषा तो इसकी वही रहने वाली है, डेफिनेशन तो इसका सेम ही रहेगा, ठीक। अब ये होता क्या है, इसमें जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, इसमें 4 तरीके के जो हमारे आगे आने वाले जो ऊतक है वो 4 होते हैं। मतलब टिश्यू जो अगर फर्दर क्लासिफिकेशन जब होगा तो 4 टिश्यू इसके अंदर आएंगे, ठीक है। पहला होता है हमारा, उसको बोला जाता है प्रॉपर। क्या बोला जाता है? प्रॉपर। प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहेंगे यथार्थ। क्या कहेंगे? यथार्थ। यथार्थ ऊतक, प्रॉपर टिश्यू। इसका मतलब क्या है वो सब अभी समझेंगे हम आगे, ठीक है। पहला है प्रॉपर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मतलब कि संयोजी ऊतक। इसका भी मतलब समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर, कनेक्टिव। फिर आता है तीसरा सपोर्टिंग। सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब कि जो सहारा देने वाले, आधार देने वाले, ठीक है, इनको बोला जाता है आधारीय ऊतक। आधारीय ऊतक, ठीक है। और लास्ट में जो आ जाएंगे, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके एपिथेलियल, ठीक है। लास्ट में कौन सा आ जाएगा? एपिथेलियल, तो इसमें आ जाएगा। लास्ट का आप ले सकते हो फाइबरस, मतलब जो रेशेदार होते हैं। अच्छा, इसमें एक और टिश्यू हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, जो इसी का ही क्लासिफिकेशन होता है। वैसे तो हम इसको यहाँ पर अलग से लिख देते हैं, वो होता है तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक, ठीक है, मतलब कि नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, सब नर्वस सिस्टम से। तो है ना, प्रॉपर, कनेक्टिव, सपोर्टिंग और नर्वस। फाइबरस को अभी छोड़ दो, है ना, इसमें अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप तो ये 4 ही पढ़ो, 4 टिश्यू को पढ़ना है बस हमको। नाम लिख लिया, कोई इशू नहीं है, पर उसमें डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम इन 4 को पढ़ेंगे अभी। बात समझ में? अब इनका मतलब समझाता हूँ मैं, देखो इधर। सबसे पहले है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर जो है, प्रॉपर टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यूज जो मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। बात समझ में आ रही? अब इसका भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसमें एरियोलर आ जाएगा, फिर इसमें आपका जो है एरियोलर के बाद इसमें आपके लिगामेंट एंड आपका जो टेंडन है वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम ब्रॉडली अगर इसको क्लासीफाई करें या ब्रॉडली इसके बारे में हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर जो होता है वो ऐसे टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। दूसरा, अभी जिसको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो 2 टिश्यू है। एक तो है कनेक्टिव टिश्यू, है ना, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? नर्वस टिश्यू। ये 2 टिश्यू जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? उसके नाम में ही कनेक्टिविटी है, मतलब ऐसा टिश्यू जो चीज़ों को जोड़ता है, अटैच करता है। मतलब बॉडी में मान लो हमारे 2 ऑर्गन्स हैं, उन दोनों ऑर्गन्स को ये अटैच किए हुए। अटैच किए हुए का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वायर से अटैच किया हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है
है ना, या फिर जैसे हड्डियों का जो जॉइंट्स है ये भी जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, तो ये भी क्या हो गया, एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। सबसे अच्छा कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, ब्लड। संयोजी ऊतक का मतलब जो चीज़ों का संयोजन करता है, जैसे रक्त है, खून है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है, मतलब कि आपकी जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको बॉडी में पहुंचाने का काम किसका है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड का है। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम भी इसी का है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है किडनी में भी जाता है ना, फिर आपका जो है लंग्स में भी जाता है, हार्ट में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है, सब जगह जाता है। मतलब ब्लड या कनेक्टिव टिश्यू जो है वो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। और ब्लड तो ऐसा टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ जो पूरी बॉडी में ही सर्कुलेट होते रहते हैं, तो वो पूरी बॉडी को ही क्या किए हुए, अपने अंदर अटैच किए हुए। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कनेक्टिव टिश्यू में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम ब्लड के बारे में, है ना, ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है रक्त के अंदर, खून जब कटता है या लगता है तो वो जमता कैसे है ना, मतलब उसका जो क्लॉटिंग होता है ब्लड का वो कैसे होता है। फिर कंपोजिशन हो गया, क्लॉटिंग वाला फैक्टर हो गया। इसके बाद जब हम टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेते हैं, है ना, जैसे ब्लड टेस्टिंग जब होती है तो सैंपल लिया जाता है, तो सैंपल में जो ब्लड है वो क्लॉट क्यों नहीं होता, वो जमता क्यों नहीं है, उसका क्या रीज़न है। भाई हमें तो जैसे छोटी सी चोट लगी, थोड़ी देर खून निकलेगा, बंद हो जाएगा अपने आप, वो खून जम जाएगा, पर जब हम उसको सैंपलिंग के लिए लेके जाते हैं तो वो जमता क्यों नहीं है ना, उसमें ऐसा क्या केमिकल वो लोग डालते हैं, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, फिर लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो लिम्फ और ब्लड जो है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही है ना, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, तो ब्लड इसमें हम पढ़ेंगे। अगला है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू मतलब आधारी ऊतक। आधारी ऊतक का मतलब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसे ऊतक जो सपोर्ट देते हैं, जो आधार दे रहे हैं, जैसे कि हमारा स्केलेटल, हमारी पूरी बोन्स, हमारी पूरी हड्डियाँ, ये क्या कर रही है, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, पूरा हमारा जो ढांचा है वो उसी के ऊपर है। दूसरा आ जाए, इसके अंदर आ जाएगा बोन्स आ गई, दूसरा आ जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि, अस्थि और उपास्थि। उपास्थि का मतलब ऐसी बोन्स जो कि फ्लेक्सिबल होती, लचीली होती, जैसे हमारा ये पिन्ना जो है कान का, ये कान की हड्डी या नाक की हड्डी, ठीक है, ये सब क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मतलब सॉफ्ट बोन, आप ऐसा समझ सकते हो। और जो बोन्स होती हैं उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे जो आपके सॉल्ट हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, फिर जो तंत्रिकी ऊतक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, तंत्रिकी ऊतक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जो सेल होता है, जो नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन सभी को पता है न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन का मतलब एक तंत्रिका कोशिका, है ना, और नर्वस टिश्यू का मतलब उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला टिश्यू। तो उसमें भी हमको पढ़ना, तो अल्टीमेटली पढ़ना क्या पड़ेगा, हमें उसमें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि तंत्रिका कैसे काम करती, कैसे हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो सारी चीज़ें। तो तंत्रिकी कोशिका, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। ये बोन्स एंड स्केलेटल सिस्टम आप इसको समझ सकते हो। ये जो है हमारी बॉडी का जो है पूरा जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड का मतलब कि तरल, है ना, उसमें ये सब तरल इसमें आ जाएंगे। और ये जो है आपका जैसे स्किन होती है हमारी, तो जो स्किन है आपकी या फैट सेल्स हैं, जो चर्बी हमारे शरीर में जमा होती है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी प्रॉपर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब देखो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, कनेक्टिव टिश्यू, चलो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, वो है हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स एंड कार्टिलेज मतलब कि अस्थि और उपास्थि। ठीक, ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज क्या होती है पहले मैं आपको ये बता दूं। बोन्स का मतलब क्या है, बोन्स का मतलब बोन्स के अंदर जो है मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद में इसमें हम ले सकते हैं कैल्शियम सबसे ज़्यादा, ठीक है, और अदर सॉल्ट्स, मतलब कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और दूसरे कई सारे जो सॉल्ट है, जो लवण है, हिंदी में इसको लवण कहा जाता है, इनका डिपोजिशन हो जाता है, मतलब कि ये जमा हो जाते हैं। हमने देखा होगा बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी नाजुक होती है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बॉडी का तो इनमें सॉल्ट्स का डिपोजिशन होने लगता है और इसी वजह से जो बोन्स है वो कैसी हो जाती है, वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये हार्ड है। उपास्थि, कार्टिलेज की बात करें तो ये कैसी है, ये सॉफ्ट होती है। ठीक, फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो बोन्स के अंदर जो है
उसका जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑस्टिस। क्या बोला जाता है? ऑस्टिस। मैट्रिक्स का मतलब जैसे मान लो ये हमारी कोई बोन है, बोन का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब वो मैटर जिससे वो बनी हुई है पूरी, है ना। जैसे ये बोन है तो ये जो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था वैसे ही बोन के अंदर क्या है? ऑस्टिस है, ठीक है। और ये ऑस्टिस जो है इसको हिंदी में भी इसका नाम ऑस्टिस ही है। इसका नाम जो है वो अधात्री भी बोला जाता है, इसको अधात्री, ठीक है। मतलब कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, ठीक है, इसके मैट्रिक्स को अधात्री बोलते हैं। और इसका जो मैट्रिक्स होता है इसमें जो सॉल्ट है आपके, वो सॉल्ट जो है वो कैसे है? वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर लवण नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए उपास्थि जो है वो नरम होती है और हड्डी जो है वो कड़क होती है, ठीक है। क्लियर इतनी बात? चल फिर इसके बाद ठीक है, पेरिकार्डियम मतलब कि जो आपकी बोन कार्टिलेज है उसके चारों तरफ जो लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। हाँ, लवण मतलब सॉल्ट, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम का मतलब कि यहाँ पर जो है जैसे ये मान लो हमारा कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के चारों तरफ एक लेयर होती है और ये लेयर कैसी होती है? ये इसको टाइटली पैक्ड करती है, ठीक है। मतलब कि इसको पूरी तरीके से आप कहेंगे कि बहुत ही इसमें से कुछ भी आपको गैप वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी चीज़ के ऊपर लेमिनेशन कर देते हैं ना, उस तरीके का कार्टिलेज के ऊपर पूरा लेमिनेशन होता है किसका? पेरिकार्डियम का, ठीक है। और इसका जो मैट्रिक्स है उसको क्या बोला जाता है? कॉर्डियम। इसका जो मैट्रिक्स है ना, अधात्री जो है इसको क्या बोला जाता है? इसकी अधात्री को कॉर्डियम बोला जाता है और इसकी अधात्री को क्या बोला जाता है? ऑस्टिस। क्लियर? अब देखो, जब हम बोन पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर टेंडन और लिगामेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंडन और लिगामेंट, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। हम सभी ने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको जनरली इंजरीज होती रहती ना। किसी का जैसे यहाँ पर शोल्डर में इंजरी हो गई, कहीं पर पैर में कोई नस खिंचा गई, वो तो जो नस होती है ना, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में नसें कहते हैं, वो क्या होती है एक्चुअल में? वो टेंडन या लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो वो भी सबके सब एक तरीके के फाइबर्स होते हैं, है ना, एक तरीके का कनेक्टिव मटेरियल होता है। जैसे रस्सी से चीज़ों को बांधा जाता है वैसे ही हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो उनके द्वारा बंधे होते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक जॉइंट है ना, ये हड्डी यहाँ पर ऊपर से आती है, एक बोन, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, मान लो। कैसा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। जैसे हमारे शोल्डर में होता है, कहाँ पर होता है? ये शोल्डर में। ये मूवमेंट पूरी तरीके से कर सकता है। एक कटोरी जैसी संरचना, उसके अंदर एक हेड इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। मतलब कि ये हो गया आपका कंदुक और ये हो गई खलिका, जैसे खलबत्ता होता है ना हमारा, उस तरीके का जॉइंट होता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है? ऊपर वाली बोन, नीचे वाली बोन। तो ऐसे तंतु या ऐसी नसें जिनको हम बोलते हैं, जो कि बोन से बोन को अटैच करती है। किससे किसको अटैच करती है? बोन से बोन को अटैच करती है, उनको क्या बोला जाता है? लीगामेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी, ये पूछी जाती है। बोन से बोन को जो अटैच करती है उसको क्या बोला जाता है? लीगामेंट, ठीक। और जो बोन से मसल्स को अटैच करती है, किसको अटैच करती है? बोन से मसल्स को, उसको क्या बोला जाता है? टेंडन। क्या बोला जाता है? टेंडन, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है स्नायु। क्या बोला जाता है? स्नायु। और इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? कंडरा। क्या बोला जाता है? कंडरा। थोड़ा अजीब सा नाम है पर यही है इसका नाम। तो हिंदी में इसका नाम कंडरा है और हिंदी में इसका नाम जो है वो स्नायु। तो टेंडन, लिगामेंट, ठीक। चलो फिर इसके बाद में हम देखें कि उपास्थि जो है, उपास्थि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है। मतलब कार्टिलेज जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर मिलता है। जो नरम हड्डियाँ होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। एक तो नाक में होती है, ये नाक हमारी। ऐसी कोई भी प्रिपरेशन जो कि प्रेशर देने पर उसका साइज, उसका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट तो हो जाता है, बट वापस वो क्या कर लेती है? रिटेन कर लेती है।
मतलब अगर आप उसको हाथ लगाते हो तो वो मुड़ जाएगी, पर वापस छोड़ोगे तो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। इसको बोला जाता है कार्टिलेज। ऐसा कहीं पर भी हो रहा है मतलब वो वहाँ पर क्या अवेलेबल है, कार्टिलेज। ठीक, फिर दूसरा ये होती है नाक के अंदर, बता दिया हमने। हमारा जो कान है, जो बाहर से दिखने वाली चीज़ें हैं ये तो हम बता ही चुके हैं। और बाकी का जो बोन्स है, जो हड्डियाँ हैं, वो तो शरीर में सभी जगह है ना। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है हमारे शरीर की? हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर बोन। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? हमारी जांग में। ठीक है, फीमर बोन। क्या बोला जाता है इसको? फीमर बोन। तो ये पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, फिर सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान में होती है। हाँ, कौन सी? स्टेप। क्या नाम है उसका? स्टेप। स्टेप। देखो कान जो होता है ना हमारा, उसके अंदर 3 बोन्स होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप। मेलियस, इनकस और स्टेप। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है कि स्टेप जो है ये सबसे छोटी हड्डी है और ये कहाँ पर मिलती है? कान में मिलती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांग की हड्डी, जो कि फीमर बोन कहलाती है। ठीक है, चलो ये हो गया, ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। चलो अगला जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। ठीक है, एरियोलर टिश्यू, हिंदी में भी इसका नाम एरियोलर ही है। ठीक है, अब इसकी क्या विशेषता है कि ये 3 तरीके की सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन कौन सी सेल से मिलकर बनता है? सबसे पहले तो इसमें आती है फैट सेल्स। कौन सी सेल? थोड़ा सा इसमें एडिपोज जैसा भी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। देखो, एक तो होती है इसमें फैट सेल्स। फैट सेल्स मतलब कि वसा की कोशिकाएं। ठीक, ये क्या करती हैं? ये एक कुशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? कुशन। कुशन का मतलब गद्दीदार संरचना होती है। वसा की जो भी चर्बी जो हमारे शरीर में होती है ना, उस तरीके का इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। तो पहली होती है ये फैट सेल से मिलकर बनती है। ठीक, दूसरी जो सेल होती है इसके अंदर वो होती है मैक्रोफेज। क्या होती है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज को हिंदी में बोलते हैं भक्षकाणु। क्या बोलते हैं? ये क्या करने वाली है? ये सेल जो है ये ईटिंग करती है। किसका? ये हार्मफुल सब्सटेंस को ईट करती है। जैसे कि लीवर के अंदर कुफर सेल्स होती है जो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या कर लेती है? ईट कर लेती है। वैसे ही यहाँ पर भी जो मैक्रोफेज है वो क्या है? भक्षकाणु कोशिकाएं, मतलब ये भक्षण करती है ना चीजों का। तीसरा जो है इसके पास है वो मास्ट सेल है। कौन सी सेल है? मास्ट सेल। हिंदी में इसे मास्ट सेल ही कहते हैं। ये मास्ट सेल क्या करती है? ठीक है, ये मास्ट सेल क्या करती है? हिपेरिन को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन जो है ये वही प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। क्या करने देता है? ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। भाई जो ब्लड है वो तो हमारी वेन्स में, हमारी जो शिराएं हैं है ना, उनमें घूम रहा है, धमनियों में, शिराओं में, वेन्स और आपकी जो आर्टरीज है उनमें। तो ये क्लॉट नहीं होता बॉडी के अंदर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हिपेरिन को सिक्रीट करते रहना पड़ता है। और हिपेरिन बनाने का काम कौन करता है? मास्ट सेल। तो मास्ट कोशिकाएं हिपेरिन बनाती है। ये हिपेरिन कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर, और ये उसको जमने नहीं देता है, नहीं तो हमारे शरीर के अंदर ही खून जम जाएगा। ठीक है, और जो वो सैंपलिंग लेने वाले लोग होते हैं है ना, जिस कंटेनर में वो सैंपल लेकर जाते हैं उस कंटेनर में भी जो है हिपेरिन होता है। हालांकि वो आर्टिफिशियल होता है, पर वो हिपेरिन सिंथेसाइज होता है, उसको बनाया जाता है लैब में। वो हिपेरिन भी यही काम करता है। क्या करता है? जैसे ही उन्होंने खून हमारी बॉडी से निकाला और उसमें डाला और उसका ढक्कन लगा दिया, मतलब कि अब वो खून उसमें क्लॉट नहीं होगा, जमेगा नहीं, है ना, जब तक उसकी वो जांच ना कर ले। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ये हिपेरिन बनाने का काम करेगी। मैक्रोफेज क्या करेंगी? मैक्रोफेज ईटिंग का काम करेगी। ठीक, और फैट सेल्स क्या करेंगी? इसको कुशन प्रोवाइड करेगी, मतलब कि गद्दीदार, इसको एक अच्छा खासा एक बेस प्रोवाइड करेगी। ठीक, ये हो गया हमारा एरियोलर टिश्यू। ठीक, इसके बाद जो है एडिपोस टिश्यू आता है। कौन सा टिश्यू आता है? एडिपोस। एरियोलर के बाद एडिपोस। एडिपोस टिश्यू को वसीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, वसीय ऊतक। वसीय ऊतक क्या करता है? वसीय ऊतक ये काम करता है कि ये फैट का डिपोजिशन करता है। हम जो भी खाते हैं फैटी चीज़ें, ये अंदर जाकर कहाँ पर डिपॉजिट होती है?
इस टिश्यू के फॉर्म में डिपॉजिट होती है, ठीक है, जिसको हम चर्बी कहते हैं, है ना। वसा जो अतिरिक्त वसा है उसका जमा कहाँ पर जाकर होता है, वो इस ऊतक के रूप में जाकर वो जमा हो जाता है, ठीक है, ये ऊतक बना लेता है एडिपोज टिश्यू। मेन इसका जो काम है वो क्या है, फैट डिपोजिशन का। बस इसके बारे में एक यही लाइन हमको याद रखनी है, उसके नाम में ही एडिपोज टिश्यू मतलब कि वसी ऊतक, फैटी जो है आपका टिश्यू है, ठीक। चलो फिर इसके बाद है फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब रेशेदार। फाइब्रस मतलब रेशेदार ऊतक। रेशेदार ऊतक ये क्या करते हैं, रेशेदार ऊतक जो है इनका काम है ये एक तरीके से एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई सेल है, वो सेल अपने प्रॉपर शेप में कब रहेगी, जब उसके अंदर इस तरीके के फाइब्रस टिश्यूज जो है या फाइब्रस सेल्स जो है, यहाँ पर भी हमने एक और जगह हमने फाइब्रस पढ़ा हुआ है ना। तो फाइब्रस का मतलब रेशेदार। रेशे क्या करते हैं, रेशे जो है एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर को, जैसे कि हम कंक्रीट जब डालते हैं तो उसमें सरिया लगाते हैं ना, है ना, तो वो सरिया है ये, जिसके तरफ ये पूरा जो मैट्रिक्स है वो एक तरीके से डालकर हम एक सेल बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो है उसी आयरन रॉड की तरह है जो कि हम बिल्डिंग्स में लगाते हैं। इससे आपको ये अच्छे से याद रहेगा, ठीक। चलो फिर इसके बाद चलो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। सपोर्टिंग में मैंने आपको अगला जो टिश्यू था कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स और कार्टिलेज मैंने बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड वाले में। तो फ्लूइड में कौन सा आता है, फ्लूइड में आता है हमारा ब्लड और लिम्फ, है ना, ब्लड और लिम्फ। तो पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड मतलब कि रक्त, मानव रक्त, ठीक है। ब्लड क्या है, सबसे पहली चीज ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक संयोजी ऊतक है जो कि क्या करता है कि इसके फंक्शंस कई सारे हैं। फंक्शंस में एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ब्लड क्या क्या फंक्शन करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, गैसेस को। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा सेल से लंग्स तक, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा लंग्स से सेल तक। पहला काम हो गया ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। दूसरा काम इसका भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान करता है, मतलब जो आपके फूड सप्लीमेंट्स हैं, जैसे हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर चला गया वो। अब ब्लड का काम क्या है, उसको पूरी बॉडी में पहुँचाना, ठीक है। तो फूड हो चाहे वाटर हो चाहे आपका गैसेस हो, सबका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। तो पहली चीज़ उसकी होगी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। दूसरा काम इसका ब्लड का कि ये जो हमारा बॉडी का पीएच लेवल है उसको मेंटेन रखता है। पीएच लेवल का मतलब कि ना तो हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिडिक लेवल होना चाहिए, ना ही बेसिसिटी आनी चाहिए, ना तो अम्लीय स्वभाव होना चाहिए, ना ही क्षारीय स्वभाव होना चाहिए, एक मेंटेन रखता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.6, ठीक है, कितना होता है 7.6, ये हमको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा जो है ब्लड के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कल, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है। और इसके बाद में ब्लड के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती है, फूड सप्लीमेंट्स हैं जो कि उसके अंदर घूम रहे हैं, गैसेस हैं जो कि उसके अंदर घूम रही है, ये सारी चीज़ें भी उसके कंपोजिशन में। मैक्सिमम अमाउंट किसका होगा, इसमें भी वाटर का होगा, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट इसमें भी पानी का होगा, वाटर का होगा, ठीक। फिर लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ जो है वो ऐसा तरल है, ऐसा फ्लूइड है जिसमें आरबीसी नहीं होता है। आरबीसी के अलावा उसमें सारी चीज़ें वही होती हैं जो ब्लड में होती हैं। ब्लड का जो कलर है रेड, वो किसकी वजह से आता है, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन। भाई जब भी हम ब्लड का टेस्टिंग कराते हैं तो हीमोग्लोबिन ही आता है ना कि कम है ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एक उपसंयोजी यौगिक है, एक उपसंयोजी जटिल यौगिक है जो कि कॉपर का और आयरन का कंपाउंड होता है ना। वो हम डिटेल में बात करेंगे बाद में उसके बारे में भी। तो एक हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है ना। तो लिम्फ के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, लिम्फ के अंदर उसका रंग लाल नहीं होता है, बाकी उसमें सारी क्वालिटीज़ कैसी होती है, ब्लड जैसी होती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, इनका जो पाथ है वो अलग होता है। भाई ब्लड जो है कि क्या करता है, आरबीसी का जो साइज है, जैसे मान लो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को पास होने देती है ना। जैसे आपने पानी में नमक मिलाया, दो चीज़ हो गई,
ये मैंने पानी लिया, इसमें मैंने नमक मिला दिया, तो ये हो गया मेरा सॉल्ट और ये हो गया मेरा वाटर। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, ठीक है, ये अपने अंदर से वाटर को तो चले जाने देगी पर सॉल्ट को जाने नहीं देगी। ये इसका नेचर होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ अगर ब्लड है मान लो, तो ब्लड की जितनी भी सेल्स है उसमें सबसे बड़ा जो साइज होता है वो किसका होता है, आरबीसी का, ठीक है। तो आरबीसी जब ब्लड इस मेम्ब्रेन से छनता है तो इस तरफ आरबीसी नहीं आ पाती, इस तरफ केवल आरबीसी को छोड़ के सारी चीजें पास हो जाती है पर आरबीसी इधर ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है। तो वो आरबीसी सेपरेट हो गई और इसी वजह से जो रेस्ट इधर वाला जो पोर्शन बचा उसको हमने क्या कह दिया, लिम्फ, ठीक है। और इधर जो है ब्लड हो गया। बात समझ में आ रही कि ब्लड के अंदर आरबीसी एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है, लिम्फ और ब्लड दोनों सेम होते हैं, ठीक है। फिर इनका सर्कुलेशन अलग अलग होता है कि लिम्फ जो है उसकी पूरी तरीके से जैसे हमारा ब्लड जो है वेन और आर्टरीज में फ्लो होता है, वैसे ही लिम्फ के लिए अलग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक। वो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमको केवल अभी ब्लड के बारे में पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ब्लड के बारे में मैं कल आपको डिटेल में इसका कंपोजिशन से लेकर सारी चीज़ें बताऊंगा। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है।